हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन योर ओन चैनल। और साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेमेस्टर फर्स्ट के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मेजर पेपर, जिसका अपना टाइटल है एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स को। तो सेमेस्टर फर्स्ट के वे सभी स्टूडेंट्स जो अपने मेजर पेपर के रूप में स्टडी कर रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आज का ये वीडियो लेक्चर उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथियों, ये अपनी गनशॉट क्लास है और आप सभी जानते हैं कि गनशॉट क्लासेस के अंदर हम उन क्वेश्चंस पे डिस्कशन करते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो यूनिट वाइज हर टॉपिक में से कौन-कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे लिए बन सकते हैं, उन सभी पे हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल एजुडेक्स विजडम को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इसी तरीके के यूजफुल कंटेंट आप लोगों तक पहुंचते रहें। आगे बढ़ते हैं साथियों और बात कर लेते हैं इस पेपर के यूनिट फर्स्ट में से हमारे लिए कौन-कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? ये लोक प्रशासन क्या होता है? तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रेफर्स टू द ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट aimed at implementing the public policies and delivering the services to the citizens। तो लोक प्रशासन से अर्थ हमारा सरकार की उन संगठित गतिविधियों से होता है जिनके माध्यम से सार्वजनिक नीतियों को लागू किया जाता है और नागरिकों को सेवाएं प्रदान की जाती है। इट फोकस ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द पब्लिक अफेयर्स फॉर द पब्लिक वेलफेयर। और ये जन कल्याण हेतु सार्वजनिक कार्यों के प्रबंधन से संबंधित होती है। इट कनेक्ट्स गवर्नमेंट डिसीजन विद द प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन। और सरकार के द्वारा दिए गए निर्णयों को व्यावहारिक रूप से धरातल पर क्रियान्वित करने का काम भी हमारा लोक प्रशासन ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये लोक प्रशासन का स्वरूप क्या होता है? तो द नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज बोथ साइंटिफिक एंड आर्टिस्टिक। तो जो हमारा लोक प्रशासन है उसका स्वरूप वैज्ञानिक भी होता है और उसका स्वरूप आर्टिस्टिक यानी कलात्मक भी होता है, क्योंकि इसके अंदर सिद्धांत भी शामिल होते हैं एज वेल एज द प्रैक्टिकल स्किल्स, व्यवहारिक कौशल भी शामिल होता है। तो व्यवहारिक कौशल और सिद्धांत ये दोनों ही हमारे लोक प्रशासन में शामिल होते हैं। इसी के कारण लोक प्रशासन को वैज्ञानिक भी माना गया है और कलात्मक भी माना गया है। इट इज डायनामिक, ये डायनामिक होता है यानी परिवर्तनशील होता है। क्यों होता है? बिकॉज चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सोशल एंड द पॉलिटिकल कंडीशंस। बदलती हुई सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अकॉर्डिंग हमारा लोक प्रशासन भी परिवर्तित होता है, इसीलिए इसको डायनामिक भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो ह्यूमन ओरिएंटेड एंड इंटरडिसिप्लिनरी इन कैरेक्टर। ये मानव केंद्रित होने के साथ साथ बहुविषयक भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? लोक प्रशासन का क्षेत्र क्या है? द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड्स द पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड वेलफेयर एक्टिविटीज। लोक प्रशासन के अगर के क्षेत्र की हम बात करें तो नीतियों को लागू करना, नीतियों को क्रियान्वित करना, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन यानी प्रशासनिक संगठन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी वित्तीय प्रबंधन, और इसी के साथ जन कल्याण से जुड़ी हुई गतिविधियां इस लोक प्रशासन में शामिल होती है। इन मॉडर्न टाइम्स इट ऑल्सो कवर्स द डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशल जस्टिस। और आधुनिक समय की अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन यानी विकसित जो प्रशासन होता है उसको शामिल कर लिया गया है, और सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय जो होता है उसको भी लोक प्रशासन के क्षेत्राधिकार में शामिल कर लिया गया है। इट्स स्कोप हैज एक्सपेंडेड विद द ग्रोथ ऑफ द वेलफेयर स्टेट्स। और जैसे जैसे लोक कल्याणकारी राज्य बढ़ते जा रहे हैं उसी के साथ लोक प्रशासन का क्षेत्र भी जो है वो विस्तृत होता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट? लोक प्रशासन का महत्व क्यों है? तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट एंश्योर्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड डिलीवरिंग ऑफ द पब्लिक सर्विसेज। लोक प्रशासन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये सुनिश्चित करता है, किस चीज को सुनिश्चित करता है? सरकार के द्वारा बनी गई नीतियों को लागू करना ये सुनिश्चित करता है, और डिलीवरी ऑफ द पब्लिक सर्विसेज यानी सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धता को भी ये सुनिश्चित करता है। इट प्रमोट्स डेवलपमेंट एंड मेंटेन्स द लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी। ये विकास को बढ़ावा देता है और समाज के अंदर लॉ एंड ऑर्डर यानी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखता है, कानून व्यवस्था को बनाए रखता है। इट ऑल्सो स्ट्रेंथन्स द डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एंड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। और इसी के साथ ये लोकतांत्रिक शासन और एक उत्तरदायी सरकार को या उत्तरदायी शासन को भी मजबूत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग सोसाइटीज। जो विकासशील समाज है उनमें लोक प्रशासन की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो इन डेवलपिंग सोसाइटीज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्लेज ए डेवलपमेंटल रोल बाय रिड्यूसिंग द पॉवर्टी एंड प्रोमोटिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ। विकासशील समाज की अगर हम बात करें तो लोक प्रशासन गरीबी कम करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में विकासात्मक भूमिका निभाता है। इट हेल्प्स इन इम्प्लीमेंटिंग वेलफेयर स्कीम्स एंड सोशल रिफॉर्म्स। ये कल्याणकारी योजनाओं और सामाजिक सुधारों को लागू करता है। इट एक्ट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। यह सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का साधन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है,
डिस्टिंग्विश बिटवीन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर बताइए। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वर्क्स फॉर पब्लिक इंटरेस्ट एंड ऑपरेट्स अंडर लीगल एंड पॉलिटिकल कंट्रोल। लोक प्रशासन जनहित के लिए कार्य करता है और कानूनी तथा राजनीतिक नियंत्रण के अंतर्गत रहता है। प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन फोकस ऑन प्रॉफिट एंड ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। वहीं पर अगर हम निजी प्रशासन की बात करें तो लाभ और संगठनात्मक दक्षता पर केंद्रित होता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अकाउंटेबल टू द सिटीजन। अगर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन की बात करें तो वो उत्तरदायी होता है किसके प्रति? नागरिकों के प्रति उत्तरदायी होता है। जबकि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो वो उत्तरदायी होता है किनके प्रति? जो मालिक होते हैं उनके प्रति वो जवाबदेह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन। लोक प्रशासन का स्वतंत्र विषय के रूप में कैसे विकास हुआ? तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इमर्ज्ड एज इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन इन द लेट 19th सेंचुरी। जो 19वीं शताब्दी का उत्तर काल था उसके अंदर हमारी जो लोक प्रशासन था उसकी धारणा जो थी वो थोड़ी विकसित हुई। ठीक है, तो ये एक इंडिपेंडेंट एक स्वतंत्र विषय के रूप में उभर के आया 19वीं शताब्दी के अंत में के आसपास। ठीक है, वुडरो विल्सन एम्फेसाइज द सेपरेशन ऑफ द पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जो वुडरो विल्सन थे उन्होंने राजनीति और प्रशासन को अलग अलग करने पर जोर दिया। लेटर स्कॉलर्स डेवलप्ड देयर थ्योरीज एंड एक्सपेंडेड इट्स एकेडमिक स्कोप। और बाद में जितने भी विद्वान आते गए उन्होंने क्या करा? सिद्धांतों के माध्यम से इस शैक्षणिक क्षेत्र का, इस लोक प्रशासन के क्षेत्र का विस्तार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? एनपीए। ये एनपीए यानी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इमर्ज्ड इन 1960s एम्फेसाइजिंग सोशल इक्विटी एंड सिटीजंस पार्टिसिपेशन। जो नया लोक प्रशासन था वो 1960 के अंदर उभर करके आया। 1960 के दशक में उसका विकास हुआ। वो किस चीज पर जोर देता है? सामाजिक समानता और नागरिकों की भागीदारी के ऊपर वो जोर देता है। इट क्रिटिसाइज्ड ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इग्नोरिंग द सोशल इश्यूज। ये पारंपरिक जो लोक प्रशासन था ना उसको विरोध करता है, उसको क्रिटिसाइज़ करता है, उसकी आलोचना करता है। क्यों आलोचना करता है? क्योंकि वो जो पारंपरिक आपका लोक प्रशासन है, उसके अंदर सामाजिक मुद्दों को पूरी तरीके से अनदेखा कर दिया गया है। इट एम्ड टू मेक एडमिनिस्ट्रेशन मोर रिस्पॉन्सिव एंड पीपल ओरिएंटेड। और ये जो एनपीए नया लोक प्रशासन आया है, ये प्रशासन को मोर रिस्पॉन्सिव यानी और ज़्यादा जवाबदेह बनाना चाहता है एंड पीपल ओरिएंटेड यानी लोगों के लिए, लोगों के प्रति काम करने वाला बनाना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज न्यू पब्लिक मैनेजमेंट? एनपीएम क्या है? ठीक है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की बात हो रही है, एनपीएम क्या है? तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट अप्लाइज टू द प्राइवेट सेक्टर मैनेजमेंट टेक्निक्स टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो एनपीएम है जिसको न्यू पब्लिक मैनेजमेंट हम कहते हैं, वो निजी क्षेत्र की प्रबंधीय तकनीकों को लोक प्रशासन में अपनाया गया है। ठीक है, तो जो निजी प्राइवेट सेक्टर का जो मैनेजमेंट तकनीक थी उसके अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अपनाया जाना ही हम क्या कहते हैं? न्यू पब्लिक मैनेजमेंट कहते हैं। इट फोकस ऑन एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड रिजल्ट ओरिएंटेड गवर्नेंस। और इसका ध्यान जो होता है वो एक तो किस पे होता है? एफिशिएंसी यानी दक्षता पे होता है। परफॉर्मेंस मेजरमेंट यानी आपका प्रदर्शन कैसा है उसके मूल्यांकन पर होता है। एंड रिजल्ट ओरिएंटेड गवर्नेंस और परिणाम आधारित शासन पर होता है। ठीक है, तो इसका जो फोकस है बेसिकली दक्षता के ऊपर, परफॉर्मेंस मेजरमेंट यानी प्रदर्शन मूल्यांकन के ऊपर, और रिजल्ट ओरिएंटेड गवर्नेंस यानी परिणाम आधारित शासन पर होता है। इट एनकरेजेस डिसेंट्रलाइजेशन एंड अकाउंटेबिलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन। और ये प्रशासन में विकेंद्रीकरण और जवाबदेही को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द पब्लिक चॉइस अप्रोच। लोक विकल्प के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। तो पब्लिक चॉइस अप्रोच अप्लाइज इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स टू पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग। लोक विकल्प का जो दृष्टिकोण है वो राजनीतिक और प्रशासनिक निर्णयों में आर्थिक सिद्धांतों का प्रयोग करता है। तो राजनीतिक और प्रशासनिक निर्णयों के अंदर आर्थिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाना ही क्या कहलाता है? पब्लिक चॉइस अप्रोच कही जाती है। इट अज्यूम्स दैट द इंडिविजुअल एक्ट इन सेल्फ इंटरेस्ट इवन विद इन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। इसके अनुसार सरकारी संस्थाओं में व्यक्ति स्वार्थ से भी प्रेरित हो सकते हैं। इट एम्फेसाइज्ड कंपटीशन, अकाउंटेबिलिटी एंड लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ये किस चीज पर जोर देता है? ये कंपटीशन पर यानी प्रतिस्पर्धा पर जोर देता है, अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही पर जोर देता है, और सीमित मात्रा में सरकारी हस्तक्षेप को इस चीज पर भी जोर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंसिडर्ड ए डायनेमिक डिसिप्लिन? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन को एक गतिशील विषय क्यों मानते हैं? ठीक है, गतिशील क्यों होता है? क्योंकि समाज के सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अकॉर्डिंग ये परिवर्तित होता है ना। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसिडर्ड डायनामिक बिकॉज इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हम डायनामिक इसलिए मानते हैं क्योंकि ये बदलती हुई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो माहौल होता है उसके अकॉर्डिंग परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए गतिशील माना जाता है क्योंकि बदलती हुई राजनीतिक, सामाजिक और
आर्थिक गतिविधियाँ जो होती है उनके अकॉर्डिंग ही लोक प्रशासन का स्वरूप भी परिवर्तित हो जाता है, इसीलिए इसको क्या माना जाता है, डायनामिक यानी गतिशील माना जाता है। न्यू पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कंटिन्यूअसली रीशेप इट्स स्ट्रक्चर। नई नीतियाँ और प्रशासनिक सुधार इसके स्वरूप को प्रभावित करते हैं। इट एडेप्ट्स इटसेल्फ टू द चेंजिंग पब्लिक नीड्स, और ये बदलती हुई जन आवश्यकताओं के अनुसार स्वयं को परिवर्तित कर लेता है, उनके अनुकूल हो जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज मीन्ड बाय द वेलफेयर स्टेट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन में कल्याणकारी राज्य से आप क्या समझते हैं? तो ए वेलफेयर स्टेट रेफर्स टू द सिस्टम वेयर द गवर्नमेंट टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स। कल्याणकारी राज्य से हम इस तरीके से कह सकते हैं कि कल्याणकारी राज्य एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सरकार नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक कल्याणकारी की जिम्मेदारी ले लेती है, ठीक है। तो जहां पर गवर्नमेंट जो थी वो जिम्मेदारी ले ले किसकी, सिटीजन्स के, यानी नागरिकों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ले ले, उसी को हम क्या कहते हैं, वेलफेयर स्टेट यानी लोक कल्याणकारी राज्य कहते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्लेज ए की रोल इन इंप्लीमेंटिंग द वेलफेयर प्रोग्राम्स, और लोक प्रशासन यानी लोक कल्याण की नीतियों को लागू करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है वो कौन करता है, हमारा लोक प्रशासन ही करता है। इट एंश्योर्स सोशल जस्टिस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, यह सामाजिक न्याय और समान अवसर को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेमोक्रेसी। लोक प्रशासन और प्रजातंत्र के बीच में क्या संबंध है? तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट्स डेमोक्रेसी बाय इंप्लीमेंटिंग पॉलिसीज इन ए ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल मैनर। लोक प्रशासन पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ नीतियों को लागू करके लोकतंत्र को मजबूत करता है। इट एंश्योर्स पार्टिसिपेशन एंड रेस्पॉन्सिवनेस टुवर्ड्स सिटीजन। ये किस चीज को सुनिश्चित करता है? नागरिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के साथ साथ उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनके प्रति संवेदनशीलता को भी सुनिश्चित करता है। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रेंथन्स द पब्लिक ट्रस्ट इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, और प्रभावी प्रशासन सरकार में लोगों के विश्वास को बढ़ाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। प्रशासनिक दक्षता से क्या आशय है? तो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी रेफर्स टू द अचीविंग मैक्सिमम रिजल्ट्स विद इन मिनिमम रिसोर्सेज एंड टाइम। प्रशासनिक दक्षता का अर्थ कम संसाधनों और समय में अधिकतम परिणाम को प्राप्त करना होता है। इट एंश्योर्स बेटर सर्विस डिलीवरी एंड इफेक्टिव यूज ऑफ पब्लिक फंड्स, ये सेवाओं की बेहतर उपलब्धता और सार्वजनिक धन के उचित उपयोग को सुनिश्चित करती है। एफिशिएंसी इज एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और आधुनिक लोक प्रशासन का यह महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है। किसको? एफिशिएंसी यानी दक्षता को। तो दक्षता को आधुनिक लोक प्रशासन का महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है, ठीक है। अब इस यूनिट में से कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये इसका आंसर मैंने आपको दे दिया, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एग्जाम में इसके आने की पूरी संभावना है। कुछ बुलेट पॉइंट्स के अंदर मैंने आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन को शॉर्ट कर दिया है, तो आपको इन्हीं पॉइंट्स को एक्सटेंड करते हुए अपने एग्जामिनेशन पेपर में लिख करके आना है। सेकंड क्वेश्चन जो इसमें से इंपॉर्टेंट बनता है, ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन, कि किस तरीके से जो लोक प्रशासन था वो एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित हुआ, उसके बारे में बताइए। तो उसका आंसर भी मैंने यहाँ पे आपको डिटेल में दे दिया है। इन्हीं पॉइंट्स को आप पढ़ करके और एग्जाम में डिटेल के साथ में इनको लिख करके आ जाएं, एक्सटेंड करके आ जाएं, आपका काम हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन जो बनता है, एक्सप्लेन द न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एंड पब्लिक चॉइस अप्रोच, ठीक है। ये तीनों चीजें यहाँ से आपके जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो बनने की पूरी संभावना है। तो ये अगर आप रीड आउट करके जाते हैं एक बार इस पीडीएफ को, तो आपके लिए एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगी। इस पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसे पढ़ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं यूनिट सेकंड की और देख लेते हैं यूनिट सेकंड में से हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो बनता है, व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए सोशल साइंस। लोक प्रशासन को सामाजिक विज्ञान क्यों माना जाता है, ठीक है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसीडर्ड ए सोशल साइंस बिकॉज इट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, सोशल रिलेशंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूशन इन द सोसाइटी। तो देखो, लोक प्रशासन को सामाजिक विज्ञान इसलिए माना जाता है क्योंकि ये एक तो मनुष्य का जो व्यवहार है, मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, सामाजिक जो रिलेशनशिप यानी सामाजिक जो संबंध है उनका अध्ययन करता है, और जो समाज है उसके जो प्रशासनिक संस्थाएं हैं उनका अध्ययन करता है, इसीलिए लोक प्रशासन को सामाजिक विज्ञान माना जाता है। इट एक्सप्लेन्स हाउ पब्लिक पॉलिसीज अफेक्ट सोशल लाइफ एंड गवर्नेंस। ये इस चीज़ की व्याख्या करता है कि किस तरीके से लोगों के लिए बनाई गई नीतियाँ, ठीक है, उनके सामाजिक जीवन और प्रशासन को प्रभावित
करती है। इट्स प्रिंसिपल्स चेंज अकॉर्डिंग टू द सोशल नीड्स एंड कंडीशंस। इसके सिद्धांत सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस और लोक प्रशासन के बीच में क्या संबंध है, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस डील्स विद द पॉलिसी फॉर्मुलेशन व्हाइल द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डील्स विद द पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। राजनीतिक विज्ञान तो नीतियों का निर्माण करता है, ठीक है। तो राजनीतिक विज्ञान तो नीतियों का निर्माण करेगा और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उन नीतियों को लागू करेगा। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन डिटरमाइन द गोल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूट्स देम, ठीक है। तो जो राजनीतिक संस्थाएं होती है वो तो लक्ष्यों का निर्धारण करती है, जबकि प्रशासन उन्हें लागू करता है। बोथ टुगेदर एंश्योर द इफेक्टिव गवर्नेंस इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम। और दोनों साथ मिलकर के एक प्रभावी शासन को लोकतंत्र में सुनिश्चित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू द इकोनॉमिक्स। लोक प्रशासन का अर्थशास्त्र से कैसे संबंध है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स बिकॉज गवर्नमेंट एक्टिविटीज इन्वॉल्व बजटिंग, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है। तो लोक प्रशासन का संबंध अर्थशास्त्र से इसलिए भी हो जाता है क्योंकि सरकारी कार्यों में जो बजटिंग यानी बजट का निर्माण करने से का काम हो गया, अलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज यानी संसाधनों के वितरण का जो काम हो गया, या फिर आर्थिक नियोजन का जो कार्य होगा, वो सब भी किस अंतर्गत होता है, लोक प्रशासन के अंतर्गत किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज इंप्लीमेंट द इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो अब सरकार ने इन सारी चीजों को बनाया, बजट का निर्माण भी किया, संसाधनों का वितरण भी किया और आर्थिक अ, तैयारी भी की। तो ये किसके अधीन आ गया, अब लोक प्रशासन के अधीन आ गया। अब लोक प्रशासन क्या करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज इंप्लीमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज। अब ये प्रशासनिक संस्थाएं आर्थिक नीतियों को लागू करती है। एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन एंश्योर्स प्रॉपर यूज ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज। और प्रभावी प्रशासन संसाधनों के उचित उपयोग को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशियोलॉजी। जो हमारी लोक प्रशासन है और समाजशास्त्र है, इन दोनों में क्या संबंध है, ठीक है। तो सोशियोलॉजी हेल्प्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अंडरस्टैंड सोशल स्ट्रक्चर, सोशल वैल्यूज एंड ग्रुप बिहेवियर। समाजशास्त्र लोक प्रशासन को सामाजिक संरचना, सोशल वैल्यू सामाजिक मूल्य और ग्रुप बिहेवियर यानी समूह व्यवहार को समझने में सहायता प्रदान करता है। तो सोशियोलॉजी जो लोक प्रशासन है उसको एक हेल्प करता है, उसको सामाजिक संरचना समझने में मदद करता है, सामाजिक मूल्यों को समझने में मदद करता है और समूह व्यवहार को समझने में मदद करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज मस्ट कंसीडर सोशल ट्रेडिशंस एंड द कस्टम्स, ठीक है। अब प्रशासनिक नीतियां सामाजिक परंपराओं को ध्यान में रख करके बनाई जाती है। सोशियोलॉजिकल नॉलेज हेल्प्स इन सॉल्विंग द सोशल प्रॉब्लम्स इफेक्टिव। और अगर आपको समाजशास्त्र का ज्ञान है तो आप सामाजिक समस्याओं का समाधान और भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ। लोक प्रशासन और कानून, इन दोनों का आपस में कैसे संबंध हो जाता है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस विद इन ए फ्रेमवर्क ऑफ लॉ व्हिच डिफाइंस पावर्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ ऑफिशियल। लोक प्रशासन विधि के ढांचे के अंतर्गत कार्य करता है, जो अधिकारी की शक्तियों और जिम्मेदारियों को निर्धारित करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस मस्ट फॉलो लीगल प्रोसीजर्स। और प्रशासनिक कार्य कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार होने चाहिए। लॉ एंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ द सिटीजन्स राइट। जो लॉ होता है नागरिकों के अधिकारों और जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ डज साइकोलॉजी हेल्प पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो मनोविज्ञान है वो किस तरीके से लोक प्रशासन की मदद करता है। तो साइकोलॉजी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बिहेवियर, मोटिवेशन एंड लीडरशिप इन ऑर्गेनाइजेशन। मनोविज्ञान संगठन में मानव व्यवहार, प्रेरणा और नेतृत्व को समझने में सहायता करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन एम्प्लॉय मोरल एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। जो प्रशासनिक दक्षता होती है वो कर्मचारियों के मनोबल और आपसी संबंधों पर निर्भर करती है। साइकोलॉजिकल नॉलेज इंप्रूव द डिसीजन मेकिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। और मनोविज्ञान का ज्ञान होना न केवल आपकी निर्णय प्रक्रिया को प्रभावी करता है बल्कि संगठनात्मक प्रभावशीलता को भी बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। लोक प्रशासन और प्रबंधन, इन दोनों के बीच में संबंध क्या है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूजेस मैनेजमेंट प्रिंसिपल सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। लोक प्रशासन की अगर हम बात करें तो प्रबंधन में यूज होने वाली जो कुछ चीजें हैं, जैसे कि चाहे योजना का निर्माण करना हो गया, ठीक है, चाहे योजना का निर्माण करना हो गया, चाहे संगठन हो गया, चाहे स्टाफिंग हो गया यानी नियुक्ति हो गई, और चाहे कंट्रोल हो गया, नियंत्रण हो गया। तो इन प्रबंधकीय जो सिद्धांत हैं इनका उपयोग लोक प्रशासन के अंदर भी किया जाता है। मैनेजमेंट टेक्निक हेल्प इंप्रूव एफिशिएंसी इन पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। और प्रबंध की तकनीकें अगर लोक प्रशासन में अपना ली जाती है तो सार्वजनिक
संगठनों की दक्षता बढ़ जाती है। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन इंक्रीजिंगली अडॉप्ट द मैनेजरियल प्रैक्टिसेस, और आधुनिक प्रशासन में प्रबंधीय पद्धतियों का व्यापक उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी? ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत क्या होता है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी वाज डेवलप्ड बाय एफ डब्ल्यू टेलर। किसने डेवलप करी थी? एफ डब्ल्यू टेलर ने डेवलप करी थी, टू इंप्रूव द एफिशिएंसी थ्रू द साइंटिफिक मेथड्स ऑफ द वर्क। तो वैज्ञानिक प्रबंध का जो सिद्धांत है, इसके जनक हमारे एफ डब्ल्यू टेलर को माना जाता है, और इन्होंने संगठनात्मक दक्षता को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया। इट एम्फेसाइजेस डिवीजन ऑफ द लेबर एंड स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, इसमें कार्य के वैज्ञानिक तरीकों और श्रम विभाजन पर जोर दिया गया है। द थियरी एम्स एट मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी थ्रू द प्रॉपर प्लानिंग एंड सुपरविजन। इस जो थियरी है, इसका उद्देश्य उचित योजना और नियंत्रण से अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। वैज्ञानिक प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी इन ऑर्गेनाइजेशंस। वैज्ञानिक प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य संगठन में दक्षता और उत्पादकता को बढ़ाना है। इट एम्स एट रिड्यूसिंग द वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज। इसका लक्ष्य समय और संसाधनों की बर्बादी को कम करना है। इट प्रोमोट्स कोऑपरेशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। ये प्रबंधन और श्रमिकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज क्लासिकल थियरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? ठीक है, तो शास्त्रीय संगठन का सिद्धांत क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। तो क्लासिकल थियरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फोकस ऑन द फॉर्मल स्ट्रक्चर, हायरार्की एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल। जो शास्त्रीय संगठन का सिद्धांत होता है, वो औपचारिक संरचना, ठीक है, फॉर्मल स्ट्रक्चर यानी औपचारिक संरचना, हायरार्की यानी पदानुक्रम पर आधारित होता है। ठीक है, तो जो क्लासिकल थियरी होती है, वो मुख्य रूप से किसके किसके ऊपर आधारित होती है? तो औपचारिक संरचना के ऊपर आधारित होती है, पदानुक्रम पे आधारित होती है, और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स यानी जो प्रशासनिक सिद्धांत है, उन पर आधारित है। हेनरी फेयोल, ठीक है, हेनरी फेयोल एम्फेसाइज्ड फंक्शंस लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग। तो हेनरी फेयोल ने योजना, संगठन और नियंत्रण जैसे कार्यों पर जोर दिया। द थियरी एम्स एट अचीविंग द एफिशिएंसी थ्रू द प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन। इसका उद्देश्य उचित संगठन के माध्यम से दक्षता को प्राप्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ह्यूमन रिलेटेड थ्योरीज? मानव संबंध सिद्धांत क्या है? तो ह्यूमन रिलेटेड थ्योरी डेवलप्ड बाय एल्टन मेयो। ठीक है, अब ये थ्योरी किसने डेवलप करी थी? मानव संबंध वाली एल्टन मेयो ने डेवलप करी, जो किस बात पर बल देती है? द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशंस एंड मोटिवेशंस इन ऑर्गेनाइजेशन। जो मानवीय संबंधों में संगठन और प्रेरणा के महत्व पर बल देती है। इट हाईलाइट्स द रोल ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप्स एंड सोशल फैक्टर। ये जो अनौपचारिक समूह होते हैं, सामाजिक कारक जो होते हैं, उनकी भूमिका को स्वीकार करती है। एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेज व्हेन द एम्प्लॉय फील वैल्यूड एंड सेटिस्फाइड। और ये ह्यूमन रिलेशंस थियरी ये कहती है कि जब आपका कर्मचारी ये महसूस कर रहा है कि उसको ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू दी जा रही है और वो संतुष्ट है, तो आपकी कंपनी की उत्पादकता भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट? ये हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि हॉथॉर्न प्रयोग क्या है। तो द हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड बाय एल्टन मेयो। किसने कंडक्ट किया था इसको? एल्टन मेयो ने हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट बनाया था, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ वर्किंग कंडीशंस ऑन प्रोडक्टिविटी। और उसने ये बताया कि भैया, अगर आपके कार्य क्षेत्र की परिस्थितियां बेहतर होगी तो प्रोडक्टिविटी भी बेहतर होगी। तो उसने एक स्टडी करी कि वर्किंग कंडीशंस कैसी है और उसका प्रोडक्टिविटी पे क्या प्रभाव पड़ता है। इसी को हम हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इट रिवील्ड दैट द सोशल एंड द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस्ड वर्कर परफॉर्मेंस। और ये थ्योरी हमें ये बताती है कि सामाजिक और वैज्ञानिक कारक जो होते हैं, वो कर्मचारी के कार्य प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं। इट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी। और इसी से मानव संबंध के सिद्धांत का विकास हुआ। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन मैक्स वेबर्स आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी। मैक्स वेबर के आदर्श प्रकार की नौकरशाही के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। द मैक्स वेबर डिस्क्राइब्ड ब्यूरोक्रेसी एज रेशनल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन रूल्स, हायरार्की एंड स्पेशलाइजेशन। मैक्स वेबर ने नौकरशाही को नियमों, पदानुक्रम और कार्य विभाजन पर आधारित तार्किक संगठन बताया। इट एम्फेसाइजेस मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इसमें योग्यता आधारित नियुक्ति और निरपेक्ष संबंधों पर जोर दिया गया। ब्यूरोक्रेसी एंश्योर्स एफिशिएंसी, डिसिप्लिन एंड प्रिडिक्टेबिलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन। और यह प्रशासन में दक्षता और अनुशासन को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज ब्यूरोक्रेसी इंपॉर्टेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? जो पब्लिक लोक प्रशासन है, उसमें नौकरशाही महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है? ठीक है, तो ब्यूरोक्रेसी इज इंपॉर्टेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन। नौकरशाही प्रशासन
में स्थिरता लेकर के आती है, इसमें कंटिन्यूटी निरंतरता को लेकर के आती है और एफिशिएंसी यानी दक्षता को लेकर के आ जाती है। तो नौकरशाही प्रशासन को स्थिरता, निरंतरता और दक्षता मुहैया कराती है, इसीलिए वो नौकरशाही बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। इट एंश्योर्स रूल बेस्ड डिसीजन मेकिंग एंड अकाउंटेबिलिटी। ये नियम आधारित निर्णय और जवाबदेही को सुनिश्चित करती हैं। इट हेल्प्स इन सिस्टमैटिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज, और ये सरकारी नीतियों के व्यवस्थित क्रियान्वयन में भी सहायक होती है। तो ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन थे जो यूनिट सेकंड से हमारे लिए बनते थे। अब लॉन्ग क्वेश्चंस देख लेते हैं कौन कौन से यूनिट सेकंड में से हमारे लिए बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए सोशल साइंस एंड डिस्कस इट्स रिलेशनशिप विद अदर सोशल साइंसेज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको डिस्कशन में मैंने बुलेट पॉइंट्स में नीचे कर दिया है। ये पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है वो है, एक्सप्लेन द साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर एंड इवेलुएट इट्स कंट्रीब्यूशन टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर की जो थियरी है बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। उसकी सारे मैंने बुलेट पॉइंट्स के रूप में यहाँ पर आपको समझा दिया है। इन्हीं को एक्सटेंड करते हुए आपको आपके एग्जामिनेशन पेपर में लिखना है। और थर्ड क्वेश्चन जो आपका सेकंड यूनिट से बनता है, डिस्कस मैक्स वेबर्स आइडियल टाइप ऑफ थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर्स ऑफ द सिग्निफिकेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके इस यूनिट में से बनते हैं। इनको मैंने यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया है, और यहाँ पर ये जो है पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं यूनिट थर्ड में, और यूनिट थर्ड से हम बात कर लेते हैं कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे लिए बन सकते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन? संगठन क्या होता है? तो एन ऑर्गेनाइजेशन इज ए स्ट्रक्चर्ड ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू अचीव द कॉमन ऑब्जेक्टिव। तो संगठन उन व्यक्तियों का एक सुव्यवस्थित समूह महान माना जाता है जो किसी सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। तो लोगों का एक ऐसा समूह जो कॉमन ऑब्जेक्टिव यानी सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए साथ मिलकर के काम करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन कहते हैं। इट डिफाइंस रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिलेशनशिप अमंग द मेंबर्स। इसमें कार्यों, उत्तरदायी और आपसी संबंधों का निर्धारण किया जाता है। इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशंस एंश्योर द सिस्टमैटिक एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एक्टिविटीज। और लोक प्रशासन की अगर हम बात करें तो इसमें संगठन सरकारी कार्यों को व्यवस्थित और प्रभावी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से बनता है, व्हाट इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? ये औपचारिक संगठन क्या होता है? तो ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय द अथॉरिटी टू अचीव ए स्पेसिफिक गोल। औपचारिक संगठन किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए अधिकार द्वारा स्थापित किया जाता है। तो जानबूझ करके एक संगठन अधिकार के आधार पर स्थापित किया जाता है ताकि कुछ स्पेसिफिक गोल यानी निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। इसी को हम क्या कहते हैं? औपचारिक संगठन कहते हैं। इट ऑपरेट्स थ्रू द डिफाइंड रूल्स, हायरार्की एंड ऑफिशियल कम्युनिकेशन चैनल्स। इसमें नियमों, हायरार्की पदानुक्रम और ऑफिशियल कम्युनिकेशन चैनल यानी आधिकारिक संचार व्यवस्था का पालन किया जाता है। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर क्लियरली स्पेसिफाइड इन सच ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कार्य और उत्तरदायित्व को स्पष्ट रूप से निर्धारित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? अनौपचारिक संगठन क्या है? तो एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्स नेचुरली थ्रू द सोशल रिलेशंस अमंग द एम्प्लॉइज। अनौपचारिक संगठन कर्मचारियों के बीच सामाजिक संबंधों के आधार पर स्वतः विकसित होता है। इट इज बेस्ड ऑन पर्सनल इंटरेक्शंस, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड शेयर्ड इंटरेस्ट। ठीक है, यह व्यक्तिगत संपर्क, आपसी समझ और समान रुचियों पर आधारित होता है। इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग कम्युनिकेशन एंड मोरल विद इन ऑर्गेनाइजेशन। यह संगठन में संचार और मनोबल को बेहतर बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज चीफ एग्जीक्यूटिव? ठीक है, हु इज चीफ एग्जीक्यूटिव? मुख्य कार्यपालक कौन होता है? तो ए चीफ एग्जीक्यूटिव इज द हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसी एग्जीक्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो मुख्य कार्यपालक प्रशासन का वो सर्वोच्च अधिकारी होता है जो नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए जो उत्तरदायी सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसी को हम क्या कहते हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव या मुख्य कार्यपालक कहते हैं। ही कोऑर्डिनेट्स डिपार्टमेंट्स एंड एंश्योर द इंप्लीमेंट ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज। वो सभी जो डिपार्टमेंट होते हैं, सभी विभाग जो होते हैं उनके बीच संयोजन बनाने का कार्य करता है, और इस चीज़ को सुनिश्चित करता है कि सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियों लागू हो जाए। ठीक है, तो सरकार के निर्णयों को लागू करना भी सुनिश्चित करता है ये मुख्य कार्यपालक। द एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन लार्जली डिपेंड्स ऑन हिज लीडरशिप। और प्रशासन की दक्षता काफ़ी हद तक हमारे इस चीफ एग्जीक्यूटिव यानी मुख्य कार्यपालक पर ही निर्भर
करती है। नेक्स्ट है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव, जो मुख्य कार्यपालक होता है उसके क्या-क्या कार्य होते हैं? तो चीफ एग्जीक्यूटिव परफॉर्म्स द फंक्शंस सच एज़ प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, सुपरविजन एंड कंट्रोल। मुख्य कार्यपालक योजना बनाने का काम करता है, समन्वय करने का काम करता है, सुपरविजन यानी पर्यवेक्षण करने का कार्य करता है और नियंत्रण करने का कार्य करता है। ही एंश्योर्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज एंड मेंटेन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिन। ये सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियों को लागू करना सुनिश्चित करता है और इसी के साथ प्रशासन में ये अनुशासन बनाए रखता है। ही ऑल्सो रिप्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। साथ ही वह प्रशासनिक अनुशासन बनाने के साथ साथ रिप्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन को वो रिप्रेजेंट यानी प्रतिनिधि के रूप में उनका कार्य करता है। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन संगठन क्या होता है? तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द स्ट्रक्चर वेयर अथॉरिटी फ्लोज डायरेक्टली फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम। लाइन वह संगठन होते हैं जिसमें अधिकार ऊपर से नीचे की तरफ सीधे प्रवाहित होते हैं ना, ये बॉस बॉस से नीचे आ गया, मैनेजर तक, मैनेजर से और नीचे चला जाएगा, कर्मचारी तक, कर्मचारी से और नीचे चला जाएगा जो लेबर क्लास है वहां तक। तो इस तरीके से जो एक चेन बन जाती है ना उसी को हम लाइन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है। तो अथॉरिटी फ्लोज डायरेक्टली फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, तो टॉप से बॉटम की तरफ जहां पर अधिकार के साथ बातें फॉलो होती है उसी को हम क्या कहते हैं? लाइन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ईच सबऑर्डिनेट इज रिस्पॉन्सिबल टू वन सुपीरियर। हर सबऑर्डिनेट के पास में एक सुपीरियर होता है ना, ये हर सुपीरियर हर सबऑर्डिनेट के साथ में एक सुपीरियर होता है, यानी हर नीचे वाले व्यक्ति के ऊपर एक बॉस होता है। इट एंश्योर्स यूनिटी ऑफ द कमांड एंड क्विक डिसीजन मेकिंग। इससे आदेश निश्चित क्रम में नीचे तक पहुंचता है और तुरंत निर्णय संभव हो पाते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, ये स्टाफ संगठन क्या होता है? द स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ द एक्सपर्ट हु एडवाइज एंड असिस्ट इन लाइन ऑपरेटिव। स्टाफ संगठन में विशेषज्ञ शामिल होते हैं जो लाइन अधिकारियों को सलाह और सहायता प्रदान करते हैं। दे डू नॉट एक्सरसाइज डायरेक्ट कमांड बट प्रोवाइड द टेक्निकल गाइडेंस। ये प्रत्यक्ष रूप से तो आदेश देने का अधिकार इनके पास नहीं होता है, लेकिन ये क्या कहते हैं, तकनीकी जो गाइडेंस होता है, तकनीकी जो इनके पास निर्देश होते हैं उनको ये देते हैं। देयर रोल इम्प्रूव्स एफिशिएंसी एंड डिसीजन क्वालिटी, और इनकी भूमिका निर्णयों की गुणवत्ता और दक्षता को बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हायरार्की, ये पदानुक्रम क्या होता है? तो हायरार्की रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ द पोजीशंस इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द अथॉरिटी। तो पदानुक्रम का आधार सरकार के सॉरी देखो, ऊपर से नीचे का क्रम हो या नीचे से ऊपर का क्रम हो, उसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? हायरार्की कहते हैं। तो पदानुक्रम अधिकार के आधार पर पदों की ऊंच-नीच की व्यवस्था को कहते हैं। इट एस्टेब्लिशेस अ क्लियर चेन ऑफ कमांड एंड रिस्पांसिबिलिटीज। इसमें आदेश और उत्तरदायित्व की एक स्पष्ट श्रृंखला होती है। इट हेल्प्स इन मेंटेन द डिसिप्लिन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। ये प्रशासनिक नियंत्रण और अनुशासन बनाए रखने में सहायक होती है। तो हायरार्की होती है ना, जैसे आपने देखा होगा मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, मैनेजिंग डायरेक्टर के अंदर ये नीचे सेल्स मैनेजर हो गया, सेल्स मैनेजर के नीचे आप देखोगे तो सेल्स वर्कर हो गया, सेल्स वर्कर के नीचे आप देखोगे तो एक लेबर क्लास हो गई। तो ये एक हायरार्की आ रही है ना, ऊपर से नीचे का जो क्रम होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? हायरार्की कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड मींस दैट द सबऑर्डिनेट रिसीव्स ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या हो गया कि जो अधीनस्थ कर्मचारी है उसको केवल एक सुपीरियर से ही ऑर्डर मिलेगा, एक सुपीरियर से यानी एक अधिकारी ही उसको आदेश देता है। इट अवॉइड्स कंफ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट इन इंस्ट्रक्शन, क्योंकि एक ही अधिकारी आदेश देगा इसीलिए किसी प्रकार का ना तो कोई कंफ्यूजन रहेगा, ना ही किन्हीं प्रकार के विवादों का जन्म होगा। ठीक है। दिस प्रिंसिपल एंश्योर्स क्लैरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, और यह उत्तरदायी और अधिकार की स्पष्टता को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज स्पान ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण का विस्तार क्या है? तो स्पान ऑफ कंट्रोल रेफर्स टू द नंबर ऑफ द सबऑर्डिनेट सुपरवाइज्ड बाय अ सुपीरियर। तो एक सुपीरियर कितने अपने से नीचे कर्मचारियों का निरीक्षण करता है उसी को हम क्या कहते हैं? स्पान ऑफ कंट्रोल कहते हैं। तो स्पान ऑफ कंट्रोल का मतलब उस संख्या से होता है जिनको कोई सुपीरियर क्या करता है? निरीक्षण करता है, जिनके ऊपर किसी सुपीरियर का नियंत्रण रहता है, उसी संख्या को हम क्या कहते हैं? स्पान ऑफ कंट्रोल कहते हैं, यानी नियंत्रण का विस्तार कहते हैं। ए प्रॉपर स्पान एंश्योर द एफिशिएंसी सुपरविजन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है। तो ए प्रॉपर स्पान एंश्योर्स इफेक्टिव सुपरविजन एंड कम्युनिकेशन, और उचित नियंत्रण से प्रभावी निरीक्षण और संचार संभव हो पाता है। टू वाइड और टू नैरो स्पान रिड्यूसेस एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। बहुत अधिक या बहुत कम विस्तार अगर होगा तो वो दक्षता को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, ये समन्वय क्या होता है? तो कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ हार्मोनाइजिंग एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स टू अचीव द कॉमन गोल्स। समन्वय विभिन्न विभागों की गतिविधियों को एक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु संतुलित करने की प्रक्रिया होती है। इट अवॉइड्स डुप्लीकेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट इन वर्क। ये कार्यों की पुनरावृत्ति और टकराव को कम करता है। एंड इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन इंक्रीजेस एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। प्रभावी समन्वय प्रशासन की दक्षता को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन? केंद्रीयकरण क्या होता है? तो सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एट हायर लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। केंद्रीकरण वह स्थिति है जिसमें निर्णय लेने की शक्ति उच्च स्तर पर केंद्रित होती है। इट एंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी एंड स्ट्रॉन्ग कंट्रोल इन एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें प्रशासन की एकरूपता और नियंत्रण बना रहता है। हाउएवर एक्सेस सेंट्रलाइजेशन में रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी। हालांकि अगर बहुत ज़्यादा केंद्रीकरण हो जाता है तो इससे कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन कम हो जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? विकेंद्रीकरण क्या होता है? तो डिसेंट्रलाइजेशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अथॉरिटी टू द लोअर लेवल्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। विकेंद्रीकरण का अर्थ है अधिकारों का निचले स्तरों पर वितरण करना। इट एनकरेजेस पार्टिसिपेशन एंड क्विक डिसीजन मेकिंग। इसमें सहभागिता और तुरंत निर्णय ले पाना संभव हो पाता है। इट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी बाय ब्रिंगिंग एडमिनिस्ट्रेशन क्लोजर टू द पीपल। और यह प्रशासन को जनता के निकट ला करके कहीं ना कहीं दक्षता को बढ़ावा देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डेलीगेशन? ये प्रत्यायोजन क्या होता है? तो डेलीगेशन इज द ट्रांसफर ऑफ द अथॉरिटी बाय सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। तो जो डेलीगेशन होता है ये प्रक्रिया होती है जिसमें उच्च अधिकारी अपने अधिकारों का कुछ भाग अधीनस्थ अपने कर्मचारियों को करने के लिए सौंप देता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज शेयर्ड बट अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी रिमेन्स विद इन द सुपीरियर। हालांकि जिम्मेदारियों को शेयर भले ही कर दिया जाता है लेकिन अंत में जो जवाबदेही रहती है वो पूरी की पूरी तरीके से किसकी रहती है? जो उच्च अधिकारी होता है उसी की रहती है। इट हेल्प्स इन एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन। इससे कार्यों का प्रभावी वितरण संभव हो पाता है। ठीक है। तो कार्य अगर होते हैं उनको वितरित कर दिया जाता है, वो यहाँ से संभव हो पाता है। नेक्स्ट है इसी यूनिट में से कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस हमारे देख लेते हैं कौन कौन से बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये संगठन क्या होता है और औपचारिक और अनौपचारिक संगठन क्या होता है उसको डिस्कस आपको करना है। पूरा बता दिया है यहाँ पर किस तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट इन चीज़ों को लिख करके आपको एग्जाम के अंदर आना है। ये सारी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड है, इसको आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है वो है डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विथ स्पेशल रेफरेंस टू हायरार्की, यूनिटी ऑफ कमांड एंड स्पान ऑफ कंट्रोल। इसका भी आंसर जो है आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए ले लिया गया है, तो आप किसी भी मीडियम के हों आपके लिए यूजफुल रहने वाला है। आप टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड जरूर करें। और थर्ड नंबर क्वेश्चन है एक्सप्लेन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन एंड डिस्कस द रोल ऑफ डेलीगेशन, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये कुछ 3 क्वेश्चन थे जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनते हैं लॉन्ग आंसर्स के हिसाब से। तो ये पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें अपना, क्योंकि सारी पीडीएफ आपको अपने उस एक ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो जाती है। आगे बढ़ते हैं यूनिट 4 की तरफ और देख लेते हैं यूनिट 4 में से हमारे लिए कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर? प्रशासनिक व्यवहार क्या होता है? तो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर रेफर्स टू द एक्शंस, एटीट्यूड एंड डिसीजन मेकिंग पैटर्न्स ऑफ द इंडिविजुअल्स वर्किंग विद इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो प्रशासनिक व्यवहार प्रशासनिक व्यवस्था में कार्य करने वाले व्यक्तियों के कार्य, दृष्टिकोण और निर्णय प्रक्रियाओं को दर्शाता है। इट स्टडीज हाउ एडमिनिस्ट्रेटर्स बिहेव इन एन ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशंस। ये संगठनात्मक परिस्थितियों में अधिकारियों के व्यवहार का अध्ययन करता है। इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग एफिशिएंसी एंड ह्यूमन रिलेशंस इन एडमिनिस्ट्रेशन। इससे प्रशासन में दक्षता और मानवीय संबंधों में सुधार होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज लीडरशिप इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? लोक प्रशासन की अगर बात करें तो इसमें नेतृत्व क्या होता है? तो लीडरशिप इज द एबिलिटी of an administrator to guide, influence and motivate subordinates toward the organizational goal। नेतृत्व वह क्षमता होती है जिसमें प्रशासक अपने अधीनस्थों को संगठनात्मक लक्ष्यों की ओर प्रेरित करता है, उनका मार्गदर्शन करता है और उनको प्रभावित करता है और उनको गाइड करता है। ठीक है। इफेक्टिव लीडरशिप एंश्योर्स कोऑर्डिनेशन एंड डिसिप्लिन। प्रभावी नेतृत्व उसी को माना जाता है जो एक तो समन्वय को सुनिश्चित करे और अनुशासन को सुनिश्चित करे। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन अचीविंग द एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। और ये प्रशासनिक दक्षता को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कम्युनिकेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन? प्रशासन में संचार क्या होता है? तो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। संचार संगठन में भीतर सूचना और विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया होती है। इट एंश्योर्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स। ये अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच आपसी समझ को सुनिश्चित करती है, आपसी समझ को विकसित करती है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंप्रूव्स कोऑर्डिनेशन एंड डिसीजन मेकिंग। और प्रभावी संचार से समन्वय और निर्णय प्रक्रिया बेहतर होती है। नेक्स्ट है व्हाट इज डिसीजन मेकिंग? निर्णय निर्माण क्या होता है? तो डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर अवेलेबल ऑप्शंस टू अचीव ऑब्जेक्टिव। निर्णय निर्माण
उपलब्ध विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प का चयन करने की प्रक्रिया होती है। इट इज सेंट्रल फंक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये प्रशासन का एक मुख्य कार्य होता है। रेशनल डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव्स एडमिनिस्ट्रेटिव परफॉर्मेंस, तर्क संगत निर्णय प्रशासनिक कार्यक्षमता को बढ़ाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज साइमन्स डिसीजन मॉडल? साइमन का निर्णय निर्माण मॉडल क्या है? तो हर्बर्ट साइमन्स मॉडल एक्सप्लेन्स डिसीजन मेकिंग एज अ रेशनल प्रोसेस लिमिटेड बाय ह्यूमन कैपेसिटी एंड इंफॉर्मेशन। हर्बर्ट साइमन ने निर्णय निर्माण को सीमित तर्कसंगता पर आधारित प्रक्रिया बताया। ही इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ बाउंडेड रेशनैलिटी। उनके अनुसार व्यक्ति की जानकारी और क्षमता सीमित होती है। एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफन चूज सेटिस्फैक्टरी रादर देन परफेक्ट डिसीजन। प्रशासक पूर्ण नहीं बल्कि संतोषजनक निर्णय लेते हैं। व्हाट इज मोटिवेशन? ये प्रेरणा क्या होती है? तो मोटिवेशन रेफर्स टू द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट एनकरेज इंडिविजुअल्स टू वर्क एफिशिएंटली। तो आंतरिक और बाहरी कुछ ऐसे तत्व होते हैं, कुछ ऐसे कारक होते हैं जो किसी व्यक्ति को दक्षतापूर्ण कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? मोटिवेशन कहते हैं। तो आंतरिक और बाह्य कारण जो किसी व्यक्ति को कार्य दक्षतापूर्ण करने के लिए प्रेरित करते हो, उन्हीं को क्या कहा जाता है? मोटिवेशन कहा जाता है। इट इंक्रीजेज जॉब सेटिस्फेक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। इससे एक तो कार्य संतुष्टि और उत्पादकता बढ़ती है। मोटिवेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस, और संगठन की सफलता में ये मोटिवेशन जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी? बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि मास्लो का आवश्यकता श्रेणी का सिद्धांत क्या है। तो मास्लो एक्सप्लेन द ह्यूमन मोटिवेशन थ्रू द 5 लेवल ऑफ नीड्स अरेंज्ड इन द हायरार्की। मास्लो ने बताया, किस चीज को बताया? कि ह्यूमन मोटिवेशन जो मनुष्य को दी जाने वाली प्रेरणा है वो 5 लेवल से होकर के गुजरती है। उनका ये 5 लेवल का पदानुक्रम सिद्धांत है। दिस इंक्लूड द साइकोलॉजिकल, सेफ्टी, सोशल, एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ठीक है, अब ये 5 स्तर उसने कौन कौन से बताए? फिजियोलॉजिकल यानी सबसे पहला शारीरिक, उसके बाद में सेफ्टी सुरक्षा, उसके बाद में सामाजिक सम्मान, और सबसे उच्च स्तर जो उन्होंने बताया वो आत्म साक्षात्कार को बताया कि मनुष्य की ये 5 जो है आवश्यकताएं होती है। सबसे पहले कौन सी आ गई? फिजियोलॉजी, शारीरिक आवश्यकताएं, फिर आ गई सुरक्षा संबंधित आवश्यकताएं, फिर आ गई उसकी सामाजिक आवश्यकताएं, सम्मान से संबंधित आवश्यकताएं, और उसकी आत्म साक्षात्कार। तो इस तरीके से इसका पदानुक्रम सिद्धांत है जो हमारे अब्राहम मास्लो ने दिया है, और सबसे ऊपर इन्होंने किसको रखा है? आत्म साक्षात्कार को रखा है। सेटिस्फेक्शन ऑफ लोअर नीड्स लीड्स टू द हायर लेवल ऑफ मोटिवेशन। ये कहते हैं कि निम्न स्तर की पूर्ति के बाद उच्च स्तर की प्रेरणा उत्पन्न हो जाती है। यानी नीचे स्तर की अगर आपकी आवश्यकताएं पूरी हो गई तो आप अब किस तरफ बढ़ोगे? आप उससे ऊपर वाली चीज चाहोगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज हो गई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज हैजरबर्ग्स? व्हाट इज हैजरबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी? ये भी इंपॉर्टेंट है कि हैजरबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी द्विकारक सिद्धांत क्या है। तो हैजरबर्ग डिवाइडेड द फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटिवेशन इनटू द हाइजीन फैक्टर्स एंड मोटिवेटर्स। तो हैजरबर्ग थे उसने प्रेरणा को 2 कारकों में विभाजित किया। पहला तो उसने हाइजीन कारक बताया और दूसरा उसने प्रेरक बताया। हाइजीन फैक्टर्स प्रिवेंट डिससैटिस्फैक्शन व्हाइल मोटिवेटर्स क्रिएट सैटिस्फैक्शन। ठीक है, हाइजीन जो कारक होते हैं वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं? असंतोष को रोकते हैं, जबकि प्रेरक जो होते हैं वो संतुष्टि को उत्पन्न करने का काम करते हैं। दिस थियरी एम्फेसाइज जॉब एनरिचमेंट एंड रिकॉग्निशन, और यह सिद्धांत कार्य समृद्धि और मान्यता पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन? कार्मिक प्रशासन क्या है? पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन डील्स विद द रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, प्रमोशन एंड वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज इन पब्लिक सर्विसेज। कार्मिक प्रशासन में कर्मचारियों की भर्ती, उनका प्रशिक्षण, उनकी पदोन्नति और कल्याण से संबंधित सेवाएं होती है। ठीक है, इसका उद्देश्य, इट एम्स एट एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। इसका उद्देश्य मानव संसाधनों का प्रभावी उपयोग करना होता है। इट एंश्योर्स डिसिप्लिन एंड डेवलपमेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन। ये प्रशासन में अनुशासन और विकास को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सिविल सर्विसेज? ये सिविल सेवा क्या है? तो सिविल सर्विसेज रेफर्स टू द परमानेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो सिविल सेवा सरकार की स्थायी प्रशासनिक व्यवस्था होती है। सिविल सर्वेंट्स असिस्ट इन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन एंड गवर्नेंस। सिविल सेवक नीतियों के क्रियान्वयन में सहायता करते हैं। दे एंश्योर कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन। वे प्रशासन में निरंतरता और स्थिरता बनाए रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एथिक्स इन सिविल सर्विसेज? सिविल सेवाओं में नैतिकता क्या होती है? तो एथिक्स रेफर्स टू द मोरल प्रिंसिपल्स गाइडिंग ऑफ द कंडक्ट ऑफ द सिविल
सर्वेंट्स। नैतिकता उन नैतिक सिद्धांतों को दर्शाती है जो सिविल सेवकों के आचरण को निर्देशित करते हैं। इट प्रमोट्स ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड अकाउंटेबिलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन। ये ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और उत्तरदायित्व, प्रशासन में उत्तरदायित्व को बढ़ाती है। ठीक है, तो ये जो एथिक्स होते हैं सिविल सर्विसेज में, ये प्रशासन में जवाबदेही, इंटीग्रिटी, घनिष्ठता और ईमानदारी इनको बढ़ावा देते हैं। एथिकल बिहेवियर स्ट्रेंथन्स पब्लिक ट्रस्ट, और नैतिक व्यवहार जनता के विश्वास को मजबूत करता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज इम्पार्शियलिटी इन सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज में निष्पक्षता क्या होती है? तो इम्पार्शियलिटी मीन्स परफॉर्मिंग ड्यूटीज विदाउट बायस और डिस्क्रिमिनेशन। तो ये निष्पक्षता का अर्थ हो गया बिना किसी पक्षपात या भेदभाव के कार्य करना। सिविल सर्वेंट्स मस्ट ट्रीट ऑल सिटीजन इक्विवेलेंट। ठीक है, जो जितने भी सिविल सर्वेंट हैं, जितने भी आपके सिविल सेवा के अधिकारी हैं, उनको सभी नागरिकों के साथ समान बर्ताव करना चाहिए। इट एंश्योर्स फेयरनेस एंड जस्टिस इन एडमिनिस्ट्रेशन, और ये प्रशासन में निष्पक्षता और न्याय को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉन पार्टीजनशिप। गैर दलीयता क्या होती है? तो नॉन पार्टीजनशिप मीन्स सिविल सर्वेंट्स रिमेन पॉलिटिकली न्यूट्रल व्हाइल परफॉर्मिंग द ऑफिशियल ड्यूटीज। तो नॉन पार्टीजनशिप क्या होती है कि जो सिविल सर्वेंट है, आप सिविल सेवक है, वो अपने आधिकारिक कर्तव्यों को निभाएगा, लेकिन वो राजनीतिक रूप से किसी भी पार्टी के प्रति झुकेगा नहीं। यानी राजनीतिक झुकाव उसका किसी भी पार्टी की तरह नहीं होगा। राजनीतिक रूप से बिल्कुल न्यूट्रल रहेगा और अपने जो सरकारी कार्य हैं उनको दक्षतापूर्ण तरीके से वो करेगा। दे सर्व द गवर्नमेंट ऑफ द डे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल चेंज। अब जो सिविल सेवक हैं उनका काम क्या है? कि सरकार की सेवा करना। ठीक है, अब कोई भी सरकार आ जाए, कितने भी राजनीतिक परिवर्तन आ जाए, चाहे सरकार बदले, लेकिन सिविल सेवकों को जो सरकार उस समय रहेगी उन्हीं के साथ में काम करना होता है। इसीलिए सिविल सेवक क्या रहता है? पॉलिटिकली न्यूट्रल रहता है। दिस मेंटेन्स प्रोफेशनलिज्म इन एडमिनिस्ट्रेशन। इससे प्रशासन में जो है प्रोफेशनलिज्म कहीं ना कहीं बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जर्नलिस्ट एंड द स्पेशलिस्ट। जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट के बीच में क्या संबंध होता है? तो जर्नलिस्ट possesses द ब्रॉड एडमिनिस्ट्रेशन नॉलेज व्हाइल स्पेशलिस्ट हैव टेक्निकल एक्सपर्टाइज। जर्नलिस्ट के पास तो व्यापक प्रशासनिक ज्ञान होता है, जबकि स्पेशलिस्ट तकनीकी विशेषज्ञता को रखता है। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर्स कोऑपरेशन बिटवीन बोथ ग्रुप्स। प्रभावी प्रशासन के लिए दोनों के बीच सहयोग आवश्यक है। देयर कोऑर्डिनेशन इंप्रूव्स पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। इनके समन्वय से नीतियां अधिक सफल हो जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे हमारी यूनिट 4 से। अब देख लेते हैं कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन इस यूनिट से हमारे लिए बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर एंड डिस्कस द रोल ऑफ लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको नीचे बुलेट पॉइंट के अंदर अच्छे से इस चीज़ को समझा दिया गया है कि कौन कौन से पॉइंट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बन सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर इनको बता दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन जो इसमें से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बनता है, एक्सप्लेन थियरीज ऑफ मोटिवेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू द मास्लोज हायरार्की ऑफ द नीड्स एंड हेजलबर्ग्स टू फैक्टर थियरी। जरूर पढ़ करके जानी है आपको इन दोनों की थियरी। इन दोनों की थियरी में से कोई सी भी एक थियरी आपके एग्जाम में 10 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर पूछी जा सकती है। ठीक है, तो नीचे इनकी थियरी में क्या है, मास्लो का पदानुक्रम सिद्धांत क्या है, टू फैक्टर थियरी क्या है, हेजलबर्ग की, उसको अच्छे से मैंने स्पष्ट कर दिया है। आपको इसको पढ़ करके जाना है और फिर इन चीज़ों को आपको एक्सटेंड करते हुए अपने पेपर में लिखना है। थर्ड क्वेश्चन जो आपके यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है वो है, डिस्कस द पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्सप्लेन द रोल, एथिक्स एंड द वैल्यूज ऑफ द सिविल सर्विसेज इन डेवलपिंग सोसाइटीज। ये तीनों ही क्वेश्चन आपके लिए थर्ड यूनिट से बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये पीडीएफ आपके अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर दी गई है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के थ्रू उस टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सारी की सारी अपनी पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही अपलोड होती है। तो यहीं पे आकर के अपना ये सिलेबस कंप्लीट होता है। यूनिट वाइज टॉपिक में से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बन सकते थे वो सारे हमने देख लिए। अगर कहीं से इनसे अलावा भी क्वेश्चंस आ जाता है तो इन आंसर्स के बेस्ड पर आप आसानी से दूसरे क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।